दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यह है कि देश के 3 सबसे अहम पद, अगर हम बात करें पूर्व सीजेआई की डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजेआई के पद पर रहे, अगर हम बात करें पूर्व आरबीआई गवर्नर की शक्तिकांत दास की, और अगर हम बात करें अभी मौजूदा सीईसी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यानी कि राजीव कुमार जी की। अब तस्वीर ये है कि इन तीनों का ही अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या इनकी जो भी लास्ट स्पीच है, भाषण है, फेयरवेल स्पीच है, जो भी है, अगर आप इसे उठाते हैं, देखते हैं, तो पता लगता है कि तीनों ही कहीं ना कहीं काफी क्लैरिफाई करने की कोशिश करते दिखते हैं कि जो काम उन्होंने किया वो जनता को पसंद आया हो। कोई कहता है कि हिस्ट्री में मेरा नाम जाते वक्त अगर कोई चूक मुझसे रह गई हो, अगर कोई ये कहता है कि ये आखिरी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमने अपनी तरफ से हर चीज करने की कोशिश की, तो उनकी काम से ज्यादा वो शब्दों से कन्विंस करने की कोशिश करते रहे लोगों को। यहाँ पर एक बड़ी अजीब स्थिति ये दिखाई देती है। तो क्या हमारे देश के सबसे अहम तीनों ये पद संशय के उसमें चलते हैं, खुद ही क्लियर नहीं हो रहे हैं ये सब लोग कि भाई देखिए हमने जो काम किया है उसको लेकर जनता, क्योंकि इन्हें लगातार ट्रोल करती रही है, इन पर सवाल खड़े करती रही है और इनकी मंशा पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती रही है कि देखिए चीजें फेयर नहीं हुई है, ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है। चाहे आप डीवाई चंद्रचूड़ की बात कर लीजिए, चाहे आप राजीव कुमार की बात कर लीजिए, या फिर पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बात कर लीजिए। तो हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त सीपी राय जी हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि क्या वाकई में इस अगर हम बात करते हैं सर तीनों पदों की, क्या आपको भी एक इसी तरह का अगर जो चीज देखने में आ रही है, बाकी लोग जिन तीनों लोगों को लगातार ट्रोल भी करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक तरह का पैटर्न पर इन्होंने बोला है? विनीता, तीनों ही बहुत सेंसिटिव पद हैं और आरबीआई गवर्नर चूंकि सीधे आम जनता को प्रभावित नहीं करता है, तो आम जनता उसके बारे में शायद उतनी चर्चा न कर पाए, क्योंकि इसके पहले तमाम लोग जो वित्त से जुड़े हुए रहे इस सरकार में, उन्होंने इस्तीफे दिए और ये सरकार का पद छोड़ दिया, सरकार के सलाहकार का पद छोड़ दिया। लेकिन इस दास साहब के टाइम में आपने देखा कि लगातार पैसे की कीमत गिरती चली जा रही है और वो डॉलर जो 56, 57, 58 रुपए का हुआ करता था वो बढ़कर के 86 रुपए से ऊपर चला जा रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है 100 रुपए के आसपास चला जाए। और उस पर आरबीआई उस पर कुछ कर नहीं पाया, मुद्रास्फीति पर आरबीआई कुछ कर नहीं पाया। और रिजर्व बैंक में तमाम पैसा इस तरह का होता है जो बहुत बुरे वक्त में सरकार निकाल सकती है, उसके लिए रखा जाता है। और इस दौर में ये सरकार कई बार रिजर्व बैंक से उस रिजर्व पैसे को निकाल चुकी है, उस पर रिजर्व बैंक का कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया। नोटबंदी के सवाल पर भी रिजर्व बैंक का एक बड़ा रोल होना चाहिए था, उसका एक रुख होना चाहिए था, लेकिन उस पर भी रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में दास साहब ने ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया कि उससे अच्छा बुरा क्या होगा, जो कि उनको जानकारी होनी चाहिए थी। जब वो अर्थशास्त्र के आदमी भी नहीं है, अर्थशास्त्री भी नहीं है और उनको ये बनाया गया था, तो उनके बारे में आम जनता के अंदर बातचीत तो नहीं हो सकती, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने किस कदर बर्बाद किया है चीजों को। लेकिन हाँ, बाकी जो दो लोग हैं, सीजीआई और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। सीजीआई जब चंद्रचूड़ जी बनकर आए थे तो हमारे आप जैसे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। उनका पुराना इतिहास इस तरह का था, कुछ हाई कोर्ट के लेवल तक जब तक वो थे कि बड़े सख्त फैसले लेते हैं, ईमानदार फैसले लेते हैं, ऐसा था। शुरू में जब आए तो लोगों ने बड़ी उम्मीद बांधी कि अब ये जैसा कि उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं विरोधी दल की तरह काम करूं। विरोधी दल का सवाल नहीं है, संविधान के संरक्षक होने का सवाल है। जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो संविधान का संरक्षक है और संविधान के संरक्षक होने के नाते वो देश की तमाम चीजों का भी संरक्षक है। लॉ के पॉइंट से उसको निर्णय लेना चाहिए, उस निर्णय में कहीं भी कोई आस्था, कोई अपना विश्वास या अपना कोई किसी तरह की पूर्वाग्रह उसमें सामने नहीं आना चाहिए। और यही उम्मीद लोगों ने चंद्रचूड़ साहब से लगा रखा था और शुरुआत में सरकार भी डरी हुई थी कि आए हैं तो पता नहीं किस किस चीज में रोड़े अटकाएंगे और कहाँ कहाँ क्या काम होंगे, क्या फैसले होंगे और उन फैसलों का क्या देश की जनता प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने बेहद निराश किया, सारे फैसले उन्होंने आधे अधूरे किए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए कर दें, मान लीजिए उन्होंने ये तो कहा कि जो इलेक्शन फंड जो लोगों ने लिया, उस फंड को तो उन्होंने कहा कि नाजायज, और उसको घोषणा भी करा दी भाई किस किस को कितना मिला, इसको अब स्टेट बैंक देना नहीं चाहता था, उससे दिलवा दिया। लेकिन फिर उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके ऊपर कार्रवाई का भी आदेश होना चाहिए था कि भाई ये गलत है, पैसा गलत तरीके से लिया गया है, या ऐसे फायदा पहुंचाया गया है, तो उस पर फर्दर कुछ आदेश होना चाहिए था। लेकिन चंद्रचूड़ साहब उस पर चूक गए। कश्मीर के सवाल पर भी निर्णय उनका अधूरा माना जाएगा। उस सवाल पर भी यह नहीं था कि उन्होंने लॉ पॉइंट से और जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं
उनको आधार बना करके कोई फैसले किए होते। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं फैसला लेने के पहले मैंने भगवान को याद किया और उनसे प्रार्थना की मुझे निर्णय लेने की हिम्मत दो। तो इस तरह से चंद्रचूड़ साहब ने बहुत निराश किया। और उसके बाद फिर जिस तरह वो सफाई देते रहे, लगातार ट्रोल होते रहे और सफाई देते रहे, और वो नेता बन करके बाद में वो तमाम बयान देने लगे जो कि आमतौर पर किसी चीफ जस्टिस ने आज तक, जस्टिस भगवती से लेकर और तमाम एक से एक बड़े बड़े नाम हुए हैं, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। जज ने अपना काम किया और चले गए, उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रेल कर रहा है, करने दीजिए, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब सारी चीजों का लगातार जवाब देने की कोशिश करते रहे और कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में रहे। उसी से सिद्ध होता है कि वो खुद गिल्टी कॉन्शियस थे। उन्होंने जो भी भाषण दिया, अपने विदाई भाषण, उसमें लगता था कि अंदर से कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस है कि उन्होंने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, और जनता उनसे बेहद निराश हुई। और ऐसा लगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में भी फैसले नहीं होंगे, वहां पर भी कानून के और संविधान का संरक्षण नहीं होगा, फिर देश जाएगा कहाँ, लोगों को न्याय मिलेगा कहाँ। तो उससे निश्चित तौर पर लोगों का दिल टूटा है। जहां तक चुनाव आयुक्त का सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त का सवाल है, इन्होंने तो बेशर्मी की हदें पार कर दी। ये मुख्य चुनाव आयुक्त होने के बजाय शायर हो गए, ये चुटकुलेबाज हो गए, चुटकुले सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं, और वो बातें नहीं करते जो बात उनको करना चाहिए। जिन मुद्दों पर तमाम सवाल उनसे पूछे गए दलों द्वारा, वो चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या कोई भी दल हो, उन दलों ने जो सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब उन्होंने कहीं पर भी देने की कोशिश नहीं की। उन सवालों से बचते नजर आए, उन सवालों को दबा करके वो लगातार शेर व शायरी से अपना काम चलाते हुए नजर आए। इन सभी लोगों ने कहीं न कहीं शर्मिंदा किया है इस कुर्सी को। इस कुर्सी पर जहां पर टीएन शेषन बैठे रहे हो, जहां पर मुख्य जो चीफ जस्टिस हैं, वहां एक से एक बड़े बड़े लोग बैठे रहे हो जिन्होंने ऐतिहासिक फैसले किए हो, और आरबीआई के गवर्नर, जिन्होंने मनमोहन सिंह के टाइम में भी आखिर आरबीआई गवर्नर वो भी हुआ करते थे और बाकी लोग उनके टाइम में बने, उन लोगों की भूमिका भी कहीं न कहीं इतिहास में दर्ज है। तीनों ही लोगों ने देश की जनता को बहुत बुरी तरह निराश किया है, और सफाई देने से काम नहीं चलेगा। इतिहास में आपका नाम दर्ज हो चुका है और वो काले अक्षरों में लिखा जा चुका है कि आप लोगों ने देश की बर्बादी में अपनी पूरी भागीदारी निभाई है, और इतिहास इसके लिए इनको माफ नहीं करेगा। जी विनीता। सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि तीनों पोजीशन जो हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत हैं, देश को दिशा देने वाली हैं। ऐसे में अगर इस तरह की एग्जिट ये लोग लेते हैं जिसमें ये खुद ही क्लियर नहीं है, या फिर क्लियरेंस के लिए रिपोर्ट मांग रहे हैं, एक स्टेम मांग रहे हैं जनता से, या एक गिल्ट स्पीच जैसी सिचुएशन दिखाई देती है, तो क्या आपको ये लगता है कि ये खुद में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी वाली बात है? देखो विनीता, अभी हमको लेटेस्ट एक चीज याद रखनी चाहिए। अमेरिका के बहुत छोटे से कोर्ट ने अभी एक फैसला किया। उस फैसले में उसने डोनाल्ड ट्रंप को गुनाहगार ठहराया, और उसमें उनको 6 साल की संभवतः सजा हो सकती थी और गिरफ्तारी तत्काल हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो फैसला आया, वो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद आया। और राष्ट्रपति जैसे पद पर तमाम देशों में एक इम्यूनिटी प्राप्त है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस जज ने फैसला सुनाया, उसने फैसला दिया, उसने कहा फैसला मैं इसलिए दे रही हूँ और दे रहा जो भी है वो, कि न्याय होना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, और न्याय का तकाजा ये है कि न्याय हो। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दोषी है, उसको तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, लेकिन चूंकि उसको राष्ट्रपति की इम्यूनिटी प्राप्त है, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इसलिए ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन उन्होंने न्याय किया। वहां के इतिहास में यह दर्ज हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा था और राष्ट्रपति बन भी गया, उसके खिलाफ भी न्याय देने में वहां की अदालत नहीं झिझकी। उस अदालत ने न्याय दिया। न्याय से बचाव का एक राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, उसके नाते वो बच गए, वो अपनी जगह चीज है, ये चीज समझनी चाहिए। उसी तरह से भारत में भी न्याय होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि कश्मीर में कोई फैसला हो गया या किसी चीज पर कोई फैसला हो गया, आप उसको पूरी तरह उलट नहीं सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, वो चीजें निकल चुकी, आगे निकल गई। लेकिन आप न्याय तो करिए, ताकि कानून में दर्ज हो कि कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, न्याय ये कहता है। अब वो बदल नहीं सकते, वो लागू नहीं कर सकते, उसको यू टर्न नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं कर सकते, वो एक अलग परिस्थिति हो सकती है। लेकिन वो न्याय दर्ज रहेगा तो आइंदा कोई उसी तरह का काम करने में डरेगा, झिझकेगा, उसकी कलम चलने में डरेगी कि भाई ये हम अगर करने जा रहे हैं जो न्याय के खिलाफ है, तो कल को इसके खिलाफ भी फैसला आएगा, और वह फैसला उस निर्णय को करने वाले के मुंह पर काले धब्बे की तरह होगा, तो उससे लोग दबेंगे।
तो ये जरूरी था, जो निश्चित तौर पर इन लोगों ने नहीं किया। जी विनीता। सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह की ये पोजीशन है और जो जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात है कि इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने बोला जाते वक़्त और क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि जाते वक़्त कहीं न कहीं ये एक जगह भी छोड़कर जा रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें पूर्व आरबीआई गवर्नर की, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि आने वाले वक़्त में जो बड़ी चुनौती है, वो महँगाई है, उस पर काबू पाना होगा और वो काबू पा नहीं रही है सरकार उस पर। काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डीवाई चंद्रचूड़ की, तो वो भी अपनी बात कहने के साथ-साथ ये कोशिश कर रहे थे कि जितना न्यायपालिका जो है, वो जितनी बैलेंस रहेगी, उतना बेहतर रहेगा। इनडायरेक्टली ये बातें कहीं न कहीं दबी हुई ज़बान में लगभग सबने कही हैं। और यहाँ पर मतलब आपको ये लगता है कि इस पूरी परिस्थिति में अगर हम देखते हैं सिचुएशन, तो एक स्पेस जो छोड़ रहा है, यानी तीनों लोग ये जान रहे हैं कि हमारे इतने इम्पोर्टेंट पदों पर ये रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उतना जस्टिफ़ाई चीज़ों को नहीं किया, क्योंकि शायद इसीलिए इतना ट्रोल भी हुए। तो कहीं न कहीं वो ये जान भी रहे हैं कि भई उन्होंने ये आगे और गुंजाइश है, आगे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीज़ें उतनी कंट्रोल हो रही हैं? क्योंकि सिचुएशन जो है, महँगाई को देखें तो वो बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चली गई है। जुडिशरी में सिचुएशन थोड़ी-सी कुछ वक़्त से एक डिफ़रेंस दिखा है, कुछ ख़ास तौर से चुनाव नियुक्ति के आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में अगर बात करें, उसमें थोड़ा यू टर्न हुआ, इस तरीके से थोड़ा-सा ब्रीदिंग नज़र आ रही है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की बात करें, तो वहाँ तो बिल्कुल स्पेस ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपको लगता है कि ये स्पेस जो है, वो अभी है भी? मतलब लोगों के पास लोकतंत्र में ये इतनी ब्रीदिंग अभी है या वो भी खत्म हो रही है? वनिता, पाकिस्तान को हम लोग बहुत बुरा कंट्री मानते हैं और उसको हमारा, चूंकि हम उसको एनिमी ज्यादा मानते हैं, पड़ोसी से ज्यादा एनिमी मानते हैं, वो भी हमें मानता है। लेकिन कुछ चीजें तो वहां से हमको देखनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की अदालतों ने भी बीच बीच में कुछ बड़े फैसले किए जो सरकार के खिलाफ गए। जो जो फैसले हुए हैं, जिसको लगता है कि फैसले हुए, और तमाम ऐसे मुद्दों, चाहे वहां पर गुरुद्वारे का पर हमला करना हो, चाहे मंदिर को तोड़ देना हो, या और बहुत सारे फैसले इस तरह के हैं। पाकिस्तान के उस चुनाव आयुक्त के बारे में भी बहुत गौर से देखना चाहिए और हिंदुस्तान के सब लोगों को जानना चाहिए, और आपके इस चैनल के माध्यम से अधिक से लोग जाने, लोगों को बताएं कि वहां पर बेईमानी हुई। वहां पर भी एक, जैसे यहाँ फॉर्म 17 होता है, वैसे वहां शायद फॉर्म 46 शायद है वो, कि आप जिस पोलिंग बूथ पर आप बैठते हैं, वहां जो वोट होता है, उस वोट के बाद में शाम को जब वोट सब खत्म होता है, तो वो लिख करके दे देते हैं। वहां काउंटिंग वहीं पर होती है, पोलिंग बूथ पर ही काउंटिंग होती है, और काउंटिंग के बाद वहीं का कागज मिल जाता है कि किस पोलिंग बूथ पर किसको कितना वोट मिला। और वो वोट अलग तरह से पड़ा। इमरान के समर्थित जो लोग चुनाव लड़े थे, वो फॉर्म 46 या 47 जो भी है, उसमें वो तमाम लोग उस जगह जीते। लेकिन हर जगह जबरदस्ती उनके खिलाफ वाले लोगों को फौज के दबाव में जीता हुआ घोषित करना पड़ा। इसका बड़ा विरोध हुआ। अंततः एक चुनाव आयुक्त सामने आए पाकिस्तान के, उन्होंने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस सारी चीज को कबूल किया कि हमने तमाम लोगों को गलत तरीके से हराया है, और मेरी जो आत्मा है, आत्मा तो शब्द नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, अपनी कॉन्शियस, उन्होंने कहा कि वो मुझे गवाही नहीं देती, मुझे बड़ा शर्मिंदा कर रही है, और मैं चाहता हूँ मैं आज ये पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मुझको भरे चौराहे पर फांसी में लटका दिया जाए। और साथ में उन्होंने और लोगों को और पाकिस्तान के जस्टिस को भी फांसी में लटकाने की मांग की, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझको गिरफ्तार कर लो, मैंने गलत किया है, मैंने तमाम हारे हुए लोगों को जिता दिया, जीते हुए लोगों को हरा दिया। क्या हम पाकिस्तान से भी नहीं सीख सकते ईमानदार होना, अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना, चुनाव आयोग के प्रति ईमानदार होना, अदालत के प्रति ईमानदार होना? क्या हम उससे भी नहीं सीख सकते? या वो ऐसा कर रहा है, उसके यहाँ अगर ईमानदारी है, हम उसका उल्टा करेंगे? तो निश्चित तौर पर ये सारे शख्स, जितने लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये सारे लोग एक बदनुमा शब्द का इस्तेमाल करूं मैं, एक धब्बा बन गए हैं लोग पूरे सिस्टम के ऊपर। और ये सिस्टम पर जितना बड़ा धब्बा है, इतिहास में दर्ज हो गया है, और इतिहास उनको माफ नहीं करेगा, और ये भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक आत्मा होती है जो उसको झकझोरती है, और शायद इसीलिए सब लोग आखिरी स्पीच जब राजीव कुमार ने कहा कि मैं तो या तो चला जाऊंगा हरिद्वार, तो हरिद्वार क्यों चले जाओगे भाई? समाज में रहो, समाज में गुनाह को कबूल करो। ठीक है, अभी आपके ऊपर कोई दबाव हो सकता है, कोई डर हो सकता है, तो जिस दिन आप इस्तीफा दे रहे हो या हट रहे हो, आप रिटायर हो रहे हो, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो पाकिस्तान के उस चुनाव आयुक्त की तरह से, और खुलकर स्वीकार करो कि आपने डर के मारे गलत काम किया है। आप स्वीकार करो कि क्या क्या गलतियां हुई।
आप स्वीकार करो कि चुनाव को कैसे कैसे प्रभावित किया गया। आप उसकी पोल खोलोगे तो आप अमर हो जाओगे, आपको टी.एन. शेषन जैसा दर्जा मिलेगा। पोल खोलोगे तो आप लोकतंत्र के रक्षक हो जाओगे। पोल खोल दोगे तो कम से कम लोगों को ये पता लग जाएगा भाई लोकतंत्र की रक्षा कैसे करनी, जनता जागरूक होगी। आप यही करो। अगर आपकी आत्मा सचमुच आपको धिक्कार रही है तो आपको ये करना चाहिए। जी वो चाहे राजीव कुमार हो, चाहे चंद्रचूड़ हो या दास साहब हो, ये तीनों को करना चाहिए। अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक मेरी बात पहुंच जाए तो मैं तो बस उनको आईना दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान के उस जज की तरफ देखिए और पाकिस्तान के उस चुनाव आयोग की तरफ देखिए। अगर शर्मिंदगी महसूस होती हो तो इस देश को बचाइए, इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। जी विनीता। जी सर, ये बहुत अहम बात है क्योंकि जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, तीनों पद बहुत ज़्यादा अहम हैं इस देश के लोकतंत्र के लिए, और जितना ये फेयर चलेंगे उतना ये खुद ही फेयर दिख जाएंगे। इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका काम बोलेगा। और इनके कार्यकाल के खत्म होने पर देश को दुख भी होगा क्योंकि अच्छे लोगों को सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए चर्चा करनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।